नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरके टाइप। दोस्तों, आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो एक ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, फिलोसोफर, ऑथर, ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, स्कॉलर, कई भाषा का ज्ञान रखने वाले एक सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक असमानता और छुआछूत जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए लगा दिया। उन्होंने अकेले ही दलितों के उत्थान के लिए उनको सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल इक्वालिटी और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। अब तो आपको यकीन आ ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सही सोचा आपने, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ की एक सैनिक बैरक में हुआ था। उनके पिताजी थे रामजी मालोजी सकपाल, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार थे। वही माताजी थी भीमाबाई सकपाल और बाबा साहब इनकी चौथी और आखिरी संतान थी। वे एक महार दलित परिवार में जन्मे थे और उस समय दलितों की क्या दशा थी ये हम सबको अच्छे से पता है। अम्बेडकर जी ने बड़ी ही मुश्किलों कठिनाइयों से अपने आप को एजुकेट करा था। उनका रियल सरनेम तो सकपाल था, लेकिन जब वो स्कूल में थे तब उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल जी ने उनका सरनेम सकपाल से बदलकर अमडावेकर कर दिया था, क्योंकि उनके नेटिव विलेज का नाम था अमडावेदा, जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। लेकिन बाद में इनके स्कूल के टीचर कृष्णाजी केशव अम्बेडकर ने उनका सरनेम अमडावेकर से बदलकर अम्बेडकर कर दिया। अम्बेडकर जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से BA की डिग्री हासिल की और वही कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA PhD की डिग्री और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc और DSc की डिग्री हासिल की। और उस समय इतनी डिग्री हासिल करना बहुत ही बड़ी बात थी। इतनी डिग्री हासिल करने के बाद बाबा साहब ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा और मरते दम तक दलितों के हक के लिए लड़ते रहे। इनका देहांत 6 दिसंबर 1956 को मात्र 65 साल की उम्र में दिल्ली में हो गया था और आज भी इनकी अस्थियों को संरक्षित करके रखा हुआ है, वो भी वहाँ पर जहाँ इनका जन्म हुआ था, उसी सैनिक बैरक पर। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ था, जहाँ पर आज भी उनकी पवित्र अस्थियों को संरक्षित करके रखा हुआ है। नाम है भीम जन्मभूमि। दोस्तों, इस भीम जन्मभूमि के निर्माण की कहानी इतनी आसान नहीं है, काफी संघर्षपूर्ण है। मतलब जिस इंसान ने भारत को उसका संविधान बना के दिया, आज उन्हीं का छोटा सा स्मारक बनाने के लिए 10 साल की लड़ाई लड़ना पड़ी। इस स्मारक को बनाने का पूरा श्रेय जाता है बौद्ध भिक्षु भंते धर्मशील जी को। अपने जीवन के अंतिम दिनों में अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जो कि हर प्रकार की जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, काला सच, वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको हर प्रकार से नकारता रहा। और बाबा साहब की तो लड़ाई थी जातिवाद के खिलाफ। इसलिए 14 अक्टूबर 1991 7 फुट से पिछले मिलकर अम्बेडकर जी को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा थी। बौद्ध भिक्षु भंते धर्मशील भंडारी नागपुर से आए। जब उनको पता चला कि बाबा साहब का जन्म मऊ के सैनिक बैरक में हुआ था, तो उनके पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में खुद सूबेदार थे, तो वो नागपुर से या मऊ में तो वो जगह खोज के निकाली जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ। ये पूरा भीम जन्मभूमि का एरिया 22,500 स्क्वायर फीट का है और इसे पाने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना 1997 में, जिसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर जन्मभूमि मेमोरियल ट्रस्ट रखा गया। क्योंकि मऊ एक मिलिट्री एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता, इसे पाना इतना आसान नहीं, कई सारी क्राइटेरिया को सुधारना पड़ा। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी और डिफेंस मिनिस्टर आर गैंगीटर ने इस पूरी जगह को इस ट्रस्ट के हवाले सौंप दिया। और 14 अप्रैल 1991 को बाबा साहब के 100th बर्थ एनिवर्सरी पर मध्य प्रदेश के उप सदर के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर सुंदरलाल पटवा ने इस स्मारक का शिलान्यास किया। इस स्मारक का पूरा डिजाइन तैयार किया था आर्किटेक्चर ईडी नीमगढ़ और इसे स्तूप के आकार में किया गया। दोस्तों, बौद्ध धर्म में स्तूप काफी मायने रखता है। स्तूप जो है एक सेमी टोम्शियन स्ट्रक्चर होता है जो अंदर से खोखला होता है
जिसमें जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो मेडिटेशन प्रे वगैरह करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट बौद्ध भिक्षु होते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं उनके अवशेषों को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। और बाबा साहब ने तो बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। बस इसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए इसके स्मारक का जो डिजाइन है वो स्तूप के आकार में दिया। दोस्तों अभी आप एक पोर्ट्रेट देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसमें गांधी जी है, अंबेडकर जी है, मदन मोहन मालवीय जी है और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड भी है। मैंने 1 या 2 वीडियो देखे हैं, मतलब लोग आते हैं इसको कैप्चर कर लेते हैं, बता देते हैं कि इतने इतने लोग इसमें हैं। पर मेरा यकीन मानिए ये मात्र एक पोर्ट्रेट नहीं है, यह बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। मतलब आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये पोर्ट्रेट आखिर इन लोगों ने यहाँ पर क्यों लगाया, ये पोर्ट्रेट आखिर क्या दर्शाता है, क्या कहना चाहता है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उस लेवल तक बता पाऊँ। इसके लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री को खंगालना पड़ेगा। तो बात है उस समय की जब गांधी जी ने इंडिया में दांडी मार्च की शुरुआत करी थी, नमक तोड़ कानून जिसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते थे। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत करी और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी पोस्ट पे पहुंचकर अपने हाथों से नमक उठा के नमक के कानून को तोड़ा था। क्योंकि उस समय जो है नमक बनाने की मोनोपोली ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। जिस समय इंडिया में ये आंदोलन चल रहा था उसी समय ब्रिटेन लंदन में एक जगह है वेस्टमिंस्टर के नाम से, वही जगह जहाँ पर ब्रिटिशर अपने कानून बनाते थे, वहाँ पर लॉ वगैरह बनाया करते थे। तो उस जगह पे साइमन कमीशन की सिफारिश पर, वही साइमन कमीशन जिसे इंडिया में साइमन गो बैक के नारे दिए थे, उन लोगों ने ये डिसाइड करा कि कैसे न कैसे भारत में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म किया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड करा कि एक गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिशर भी बैठेंगे और जो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर है उनको भी बुला के यहाँ पे एक डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे न कैसे भारत में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म किया जाए। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 में डिसाइड किया गया, वो भी लंदन में। और इसमें भाग लिया था भीमराव अम्बेडकर जी ने और उनका साथ दिया था तेज बहादुर सप्रू ने। इस सम्मेलन में अम्बेडकर जी ने ये डिमांड करी कि जो माइनॉरिटीज है, जो लो क्लास है, दलित लोग हैं, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट वो चीज हुआ करती थी कि इसमें एक कम्युनिटी के लोग खड़े होते थे और उसी कम्युनिटी के लोग उनको वोट दिया करते थे, ताकि वो लोग अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके, उनके हक के लिए लड़े। पर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो वो कैंसिल हो गई थी, क्योंकि उस समय की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने इस कॉन्फ्रेंस पे आने से मना कर दिया था। तो ब्रिटिशर ने ये सोचा कि कैसे न कैसे कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए। तो एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट, दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया। 5 मार्च 1931 को यह समझौता गांधी जी और उस समय के वाइस रॉय, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे इंडिया के, लॉर्ड इरविन, उनके बीच में कुछ सिग्नेचर हुए थे। इसमें इरविन ने बोला था कि गांधी जी, अभी आपको पता है कि अभी लंदन में जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की बात चल रही है और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए नहीं थे, तो सेकेंड में आपको आना पड़ेगा। तो गांधी जी ने बोला, बोले ठीक है हम लोग आएंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं जो आपको मानना पड़ेगी। बोले क्या शर्त है? तो पहली शर्त ये थी कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर को जेल में बंद किया गया था इंडिया में, उनको भारत छोड़ा जाएगा। दूसरी, जितनी भी जमीनें आप लोगों ने लोगों से छीनी थी उनको वापस दिया जाएगा। तीसरा, जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिन्होंने इस आंदोलन के लिए रिजाइन करा था, उनको बाइज्जत उनकी जॉब वापस दी जाएगी। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, भारतीयों को भी नमक बनाने का हक दिया जाएगा डोमेस्टिक यूज के लिए। इरविन ने बोले ठीक है हम आपकी सारी शर्तें मान लेते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ 2 बातें हैं जो आपको मानना पड़ेगी। बोले क्या? बोले पहले तो ये जो आप आंदोलन चला रहे हो उसको बंद करना पड़ेगा, आप इसे चालू नहीं कर सकते। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आपको सम्मिलित होना पड़ेगा। बोले ठीक है हम लोग आते हैं। तो दूसरा आरटीसी ऑर्गेनाइज किया गया था लंदन में ही, अक्टूबर से लेकर दिसंबर 1931 में। पिछली बार की तरह इसमें अम्बेडकर जी गए थे तेज बहादुर सप्रू के साथ, और कांग्रेस की तरफ से गए थे गांधी जी और मदन मोहन मालवीय। और अम्बेडकर ने पिछली बार की तरह इसमें डिमांड रखी कि जो माइनॉरिटीज है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दिया जाए। लेकिन गांधी जी अम्बेडकर जी की इस डिमांड पे असहमत थे और ना खुश थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि पहले ही सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पे इंडिया में काफी सेपरेशन हो चुके हैं, और अब माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा तो उन्हें आजीवन सेपरेट ही रखा जाएगा। तो अम्बेडकर जी ने बोला कि यह तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉरले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है,
उसमें पहली बार मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दिया गया था। तब इतना कुछ बोला नहीं गया था। वैसे 1909 में गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, वहां पे जो भारतीय थे उनके हक के लिए लड़ते थे। वो तो 1915 में इंडिया में आए थे। तो सेकंड जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, उसमें जो है क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन इंडियन और सिख लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दिया गया था। और जब आज हम मांग रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटीज के लिए, तो आप लोग ये बोल रहे हैं कि हमेशा उनको सेपरेट ही रखा जाएगा। बोले ये तो गलत है। तो इन दोनों के मतभेद इतने बढ़ गए थे कि ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल हो गई थी और ये चारों के चारों वापस इंडिया आ गए। और गांधी जी वापस जब इंडिया आए तो उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया। चूंकि अब एग्रीमेंट में तो ये साइन हुआ था दिल्ली पैक्ट में कि आप आंदोलन नहीं स्टार्ट कर सकते, तो गांधी जी को पुणे की जयप्रदा सेंट्रल जेल में केस में रख दिया। जो प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने ये सोचा कि कैसे न कैसे गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में जो मतभेद है उनको खत्म किया जाए। तो वापिस से एक समझौता लाया गया जिसे पूना पैक्ट का नाम दिया गया, क्योंकि गांधी जी पूना की जो जयप्रदा सेंट्रल जेल थी उसमें बंद थे। इस समय जो अम्बेडकर जी है वो भी थोड़े विनम्र हो गए थे, थोड़े गांधी जी के लिए झुक गए थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि गांधी जी अभी अनशन पर है, कुछ नहीं खाएंगे पीएंगे और अपनी बात मनवा के ही रहेंगे। और इस समय अगर गांधी जी को कुछ हो जाता है तो इसका पूरा दामोदर दलित समाज को सहना पड़ेगा और आजीवन उन्हें इस बात के लिए कोसा जाएगा कि तुम लोगों की वजह से गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो इस समय जो है अम्बेडकर जी भी थोड़ा झुक गए थे और उन्होंने सिग्नेचर के लिए हामी भर दी। क्योंकि गांधी जी तो अब जेल में थे, तो उनके ब्याह पे मदन मोहन मालवीय ने इस पे सिग्नेचर कर दिए थे। इसके ब्याह पे जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने कुछ प्रोविजन पास कर दिए थे माइनॉरिटीज के लिए, जिसे कम्युनल अवार्ड या रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से जाना गया। इसमें जो है जो माइनॉरिटीज थी उनको रिजर्वेशन सीट बढ़ा दी गई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 18% तक, और वही प्रोविंशियल लेवल पर 71 से 147 सीट कर दी गई थी। और कुछ अमाउंट भी रिलीज किया गया था ताकि उनके एजुकेशन को उनको सपोर्ट मिले। तो इस तरीके से उन दोनों में समझौता हुआ, क्योंकि गांधी जी और अम्बेडकर जी वैसे एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे मरते दम तक में। तो दोस्तों ये पोर्ट्रेट इतना कुछ बताता है, पर बड़े दुख की बात है कि आजकल के जो जनरेशन है उनको इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उनको चाहिए वही कच्चा बादाम थोड़े लटके झटके ताकि फॉलोवर गेन हो जाए। तो बड़े दुख की बात है ये। दोस्तों एक पोर्ट्रेट ये भी है जिसमें भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी है, जो अपने हाथों से अपने देश की राष्ट्र किताब, जी हाँ सही सुना आपने, राष्ट्र किताब भारतीय संविधान को उनके हाथों में सौंप रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसको इंग्लिश में लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा और हिंदी में लिखा गया था वचन किशन वैद्य के द्वारा। इसका जो ड्राफ्ट, इसका जो प्रारूप बनके तैयार हुआ था वो 114 दिन में बनके तैयार हुआ था। वैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जो ड्राफ्ट बनके तैयार हुआ था उसमें टोटल 7 लोग थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, टीटी कृष्णमाचारी, डॉक्टर के मुंशी और एन माधवा राव। ये जो ड्राफ्ट है वो 114 दिन में बनके तैयार हुआ था और पूरा भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन, कहीं कहीं 19 दिन भी लिखे रहते, उतने दिनों में बनके तैयार हुआ था। और इसको अडॉप्ट किया था, अंगीकार किया था 26 नवंबर 1949 को, पर इसे लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर को, पर उसके लागू किया 26 जनवरी को। ये 2 महीने का इंतजार आखिर करना क्यों पड़ा? हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ करता था और 1929 में लाहौर में एक सेशन हुआ था जिसके प्रेसिडेंट बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहली बार भारत के क्रांतिकारियों ने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया था, जो कि 26 जनवरी 1929 को ही दिया था। बस इस कमेंटमेंट डेट की वजह से 26 जनवरी को भारत का संविधान को लागू किया गया था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतने महान लोगों ने हमारे भारत को संविधान को बना कर दिया है, जो एक इतिहास है, और आज की सत्ताधारी पार्टी इस इतिहास को बदलना चाहती है। तो दोस्तों आइए आपको लेकर चलते हैं उसी जगह के दर्शन कराने जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ था, जहाँ पे उनकी अस्थियों को आज भी संरक्षित करके रखा हुआ है, वो पवित्र अस्थि कलश। दोस्तों यहाँ खड़े होकर मतलब सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे अम्बेडकर सामने ही बैठे हैं।
जब जब यहाँ पर आता हूँ यहाँ अलग ही आनंद पवित्र ऐसी दोस्तों, बाबा साहब को मानने वाले भी बहुत है और गालियां देने वाले भी बहुत है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने बहुत कुछ सहा और इतनी प्रताड़ना सहने के बाद उन्होंने बस यही संदेश दिया है कि हर एक बच्चे को शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक हर एक बच्चा शिक्षित नहीं होगा वो समाज से लड़ने के काबिल नहीं होगा। जब तक हर एक बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक ये देश विकसित नहीं होगा। तो इसी संदेश के साथ मैं आपका दोस्त और होस्ट आर.के. ठाकरे आपसे विदा लेता हूँ। अपने माता पिता की सेवा करें, घर के आसपास सफाई का बेहद ध्यान रखें, बिकॉज इफ इंडिविजुअल इज डेवलप देन सोसाइटी विल ऑटोमेटिकली डेवलप। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।